हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पार्ट 1 एंड 2 में। तो अगर आप लोगों ने वो दोनों नहीं करे, पहले वो करके आना और फिर यूनिट 3 से स्टार्ट करना। ऑलराइट, यूनिट 3 इज अबाउट मेजर इकोसिस्टम्स। ओके, प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र। अब मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। देखो, मेजर इकोसिस्टम्स में ना थोड़ा बहुत जो है चीज़ें लर्न करने वाली ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप समझने बैठोगे तो ऐसी चीज़ें जो इतना इजीली समझ नहीं आएंगी। हमने पिछले जो जितने भी अभी यूनिट करे थे उसमें हमने इकोसिस्टम पढ़ लिया था कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम में बायोटिक, एबायोटिक, लिविंग, नॉन लिविंग सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। तो ये सब हमने पढ़ा था। अब हम टाइप्स पढ़ रहे हैं उसके। अलग अलग टाइप की इकोसिस्टम होते हैं। एक्वाटिक अलग होते हैं, मरीन अलग होते हैं, डेजर्ट अलग होते हैं। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे पीडीएफ में। ओके, बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है द अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स दैट लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम आर नोन एज। अब देखो, पहले तो इसमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एयर वाटर इंटरफेस का मतलब क्या है। एक्वाटिक इकोसिस्टम समझ आ गया क्या है। एक्वाटिक का मतलब है पानी वाला, है ना। हम यहाँ पे जाके बुक में भी देख लेते हैं कि अगर हमें कुछ एक तरह पिक्चर्स वगैरह दिख रही हैं। देखो, ये होता है एक्वाटिक। ओके, एक्वाटिक मतलब जो भी एनिमल्स, प्लांट्स, नॉन लिविंग, लिविंग थिंग्स हमें बेसिकली वाटर में मिलती हैं। ठीक है, तो एयर वाटर सरफेस क्या होता है, हिंदी वाले भी देख लो। किसी जलीय परिस्थितिकी तंत्र के वायु जल इंटरफेस पर रहने वाले असंलग्न जीवों को क्या कहा जाता है। ठीक है, देखो, एयर वाटर इंटरफेस का मतलब समझो। एयर वाटर इंटरफेस मतलब जहां हवा और पानी एक दूसरे से मिलते हैं, यानी वाटर का सरफेस सबसे ऊपर। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म इसी सरफेस पर रहते हैं उन्हें हम न्यूस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूस्टन। ओके, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे देखो, ऑर्गेनिजम्स जो एयर वाटर सरफेस पे रहते हैं वाटर के एक्वाटिक इकोसिस्टम में, उन्हें हम न्यूस्टन कहते हैं। ठीक है, ये पानी के अंदर या बिल्कुल नीचे नहीं रहते, बल्कि सरफेस पर या फिर सरफेस फिल्म के आसपास आए रहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे भी देखोगे तो आपको दिख जाएगा न्यूस्टन टॉप लेयर में रहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी देखो, नेक्टन। देखो, नेक्टन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्टिवली स्विम कर सकते हैं। मतलब कि फिश, डॉल्फिन, वेल, ये सारे जो है नेक्टन होते हैं। ठीक है, ये पानी के करंट के अगेंस्ट भी जो है तैर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसलिए ये सरफेस ऑर्गेनिज्म नहीं होते, इसलिए इसका आंसर ये नहीं है। तीसरा आता है प्लैंकटन। देखो, प्लैंकटन जो है बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाटर करंट के साथ फ्लो करते हैं, यानी कि ये वाटर के अगेंस्ट नहीं कर सकते, वाटर के साथ करेंगे। ठीक है, तो इसके जो है दो मेन टाइप्स भी आते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक टाइप होता है फाइटोप्लैंक्टन और एक टाइप होता है जू प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन होते हैं प्लांट्स और ये होते हैं एनिमल। ठीक है, नाम याद रखना, जू के नाम से एनिमल समझ आ जाएगा। ठीक है, फाइटो और जू, ये पानी में फ्लोट करते हैं, सिर्फ सरफेस पर नहीं रहते, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, फिर है बेंथोस। देखो, बेंथोस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर बॉडी के बॉटम यानी कि तल में रहते हैं बिल्कुल। ठीक है, स्टार फिश, क्रैब्स, ओइस्टर्स, ये सब हो गए। अब देखो, न्यूस्टन टॉप वाले आ गए। नेक्टन जो है ये सारे स्विमर्स, फिश, ये सब आते हैं। ठीक है, और प्लैंकटन मैंने बताया था फ्लोटर्स होते हैं, इसमें दो तरह के आ सकते हैं। ठीक है, और फिर नीचे आते हैं बेंथोस, बॉटम बिल्कुल, वर्म्स हो गए, क्रैब्स वगैरह हो गए, स्टारफिश हो गए, ये सब। ओके, तो ये ध्यान रखना, न्यूस्टन सरफेस वाले, नेक्टन जो है स्विमर्स होते हैं, प्लैंकटन जो है वो फ्लोटर्स कहलाते हैं, और बेंथोस जो है बॉटम में होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये कोई भी क्वेश्चन आएगा एक्वाटिक इकोसिस्टम से रिलेटेड तो आप इजीली जो है आंसर कर पाओगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर दिख गया क्या है इसका, न्यूस्टन। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52, एक्टिवली स्विमिंग ऑर्गेनिज्म इन वाटर सच एज फिश। अभी बताया था आपको क्या होता है। यहाँ पे आंसर था न्यूस्टन, एयर वाटर सरफेस वाले, और अब है आंसर नेक्टन, जो हमने अभी देखा था। नेक्टन कौन से होते हैं? आपके स्विमर्स, फिश, डॉल्फिन, ये सब। ओके, मछली जैसे सक्रिय रूप से तैरने वाले जल जीवों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें नेक्टन कहा जाता है। ओके, बी ऑप्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Organisms living on or in the bottom sediments of a water body are called बेंथोस। अभी हमने पढ़ा था, सेम पढ़ा था हमने, ठीक है। जो बॉटम में रहते हैं उन्हें हम बेंथोस कहते हैं। हिंदी वाले भी देख लो, जल निकाय के तलछट में या उस पर रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? बेंथोस। ओके, सब कुछ कवर कर रहे हैं हम, ऑलराइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 हमसे पूछ रहा है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम्स मेनली इंक्लूड। हिंदी वाले भी देख लेंगे, खारे जल पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्यतः क्या शामिल होता है, ठीक है। ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इंग्लिश वाले भी देख लो। आंसर यहाँ पे है डी पार्ट, दैट इज एस्ट्यूरीज एंड मैंग्रोव्स। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रैकिश वाटर होता क्या है। देखो, ब्रैकिश वाटर वो पानी होता है जो ना ही कंप्लीटली फ्रेश वाटर होता है और ना ही कंप्लीटली सी वाटर होता है, यानी कि ये फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर का मिक्सचर होता है, ठीक है। जहां रिवर का फ्रेश वाटर और सी का सॉल्टी वाटर मिलता है, वहां पे जो है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम बनता है, ऑलराइट। यानी कि ये सी एक्वाटिक आपके लाइफ सिस्टम में नहीं आएगा, ये अलग होते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर हो गया, अब इसी में हम देखेंगे ब्रैकिश वाला भी होगा, बुक में अवेलेबल होने चाहिए हैं, क्योंकि आप लोग पिक्चर्स देखोगे तो आपको बेसिकली थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा रादर देन ऐसे ही। अभी मुझे इसमें ब्रैकिश वाला तो नहीं दिख रहा कहीं पर। लोटेक, बायोटा, एस्ट्यूरीज, नहीं, इसमें मुझे नहीं दिख रहा। तो आप ऐसे ही समझो, देखो ब्रैकिश वाटर समझ आ गया ना, सी वाटर और फ्रेश वाटर का मिक्सचर होता है ब्रैकिश वाटर, ठीक है। अब इसी कैटेगरी में एस्ट्यूरीज और मैंग्रोव्स आते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि इस इकोसिस्टम में आपको ये वाले प्लांट्स मिलते हैं। तो इन्होंने यही पूछा था कि ये वाले ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम में क्या होता है, तो ये होता है। अब देखो, स्टैग्नेंट इनलैंड लेक्स, स्टैग्नेंट का मतलब है जहां पानी रुका हुआ है और फ्लो ना कर रहा हो। तो इनलैंड लेक्स जो है ये ज्यादातर जो आपको फ्रेश वाटर वाली इकोसिस्टम में मिलेंगी, ध्यान रखना, ठीक है। फ्रेश वाटर, FW से याद रखना। अब दूसरा है इम्पाउंडमेंट्स। इम्पाउंडमेंट्स का मतलब होता है आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज, जैसे कि डैम्स हो गए, रिजर्वॉयर हो गए, जो ह्यूमन बनाते हैं, तो ये फ्रेश वाटर स्टोर करते हैं, तो ये ब्रैकिश वाटर का पार्ट नहीं होते, ठीक है। तीसरा है लोटिक हैबिटेट्स। सबसे पहले आप लोटिक का मतलब समझो। देखो, लोटिक इकोसिस्टम वो होते हैं जहां वाटर कॉन्टिन्यूसली फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमेशा चल रहा है, स्टैग्नेंट नहीं है, जैसे कि रिवर हो गया, स्ट्रीम्स हो गई। तो लोटिक का रिलेशन फ्लोइंग वाटर से है, सॉल्ट कंटेंट वगैरह से नहीं होता, इसीलिए हर लोटिंग इकोसिस्टम जो है ब्रैकिश नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, ओके। देखो, एस्टुरी वो जगह होती है जहां रिवर सी से मिलती है, तो फ्रेश वाटर सी वाटर मिक्स हो गया, इसलिए पानी ब्रैकिश हो गया। मैंग्रोव्स भी इसी ब्रैकिश कोस्टल एरिया में ग्रो करते हैं। मैंग्रोव ट्रीज जो है स्पेशल अडेप्टेशन रखते हैं, जिससे ये सॉल्टी कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए एस्टुरीज और मैंग्रोव दोनों जो है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम के बेस्ट एग्जाम्पल हैं, ओके। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, देखो, फ्रेश वाटर में आप रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स याद आएंगे, मरीन में सी, ओशियन आ गया, और ब्रैकिश में आपका एस्ट्यूरी और मैंग्रोव, ओके। ध्यान रखोगे, यहाँ पे आंसर क्या है? ज्वार, नंदमुख और मैंग्रोव, ठीक है। झीलें अलग होती हैं, फ्रेश वाटर वाली होती हैं, जलाशय अलग होते हैं और प्रवाही आवास अलग होते हैं, ओके। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। अब क्वेश्चन नंबर 55 में कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज अबाउट 3.5%। बेसिकली क्या पूछा? सैलिनिटी का मतलब होता है पानी में डिजॉल्व्ड सॉल्ट की क्वांटिटी, यानी पानी कितना खारा है, ठीक है। तो 3.5% होता है, ये याद रखना। हिंदी वाले, इंग्लिश वाले दोनों ये चीज याद रखोगे, कितना सॉल्टी का परसेंटेज होता है? 3.5, ओके। क्वेश्चन 56 देखते हैं। क्वेश्चन 56 आपसे पूछ रहा है, अ पॉन्ड बीइंग एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन और हेटरोट्रोफिक सिस्टम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। मतलब पॉन्ड का बेसिकली क्वेश्चन है कि पॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 56 यहाँ पे भी देख लेंगे। एक तालाब जो एक खुले या परपोषी तंत्र का उदाहरण है को सबसे अच्छी तरह कैसे वर्णित किया जाता है? तो देखो, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल ऑर्गेनिक मैटर इनपुट। पहले समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझो यहाँ पे हेट्रोट्रोफिक सिस्टम,
वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत हैवी लग रहा होगा। हेट्रोट्रोफिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? हेट्रोट्रोफिक का मतलब होता है जो अपना फूड खुद नहीं बना सकता। ऑटोट्रोफिक जो बना सकते हैं, हेट्रोट्रोफिक जो नहीं बना सकते, ये दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। इस क्वेश्चन में पॉन्ड को हेट्रोट्रोफिक सिस्टम बोला गया है। इसका मतलब है कि पॉन्ड को सिर्फ अपने अंदर बनने वाले फूड से काम नहीं चलता, उसे बाहर से लीव्स चाहिए, डेड प्लांट्स चाहिए, इंसेक्ट्स चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर सॉइल वगैरह चाहिए, पॉन्ड में आते रहना चाहिए। और ये ऑर्गेनिक मैटर जो है पॉन्ड के ऑर्गेनिज्म के लिए फूड का सोर्स बनता है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ये एक्सटर्नल ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट होता है, अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो इसलिए हेट्रोट्रोफिक सिस्टम भी है। ओके, अब देखो, अगर कोई ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। अगर कोई इकोसिस्टम अपना फूड खुद ही प्रोड्यूस करे और बाहर से किसी चीज की जरूरत ना हो, तो उसे हम ऑटोट्रोफिक कहेंगे। तो ये वाला जो है ऑटोट्रोफिक में जाएगा। ठीक है। फ्री फ्रॉम डिकम्पोजर, हर पॉन्ड में डिकम्पोजर होते ही होते हैं, बैक्टीरिया फंजाई, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन डी अ प्योरली टेरिस्टेरियल सिस्टम। तो देखो, टेरिस्टेरियल का मतलब समझो, टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम मतलब लैंड वाले, फॉरेस्ट वगैरह। तो यहाँ पे लेकिन पॉन्ड की बात हो रही है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ओके, तो हिंदी वाले भी देख लो, इसका आंसर है भारी कार्बनिक पदार्थ के निवेश पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तालाब जो है बाहर की चीजों पर निर्भर होता है खाने के लिए, इसलिए इसे परपोषी भी कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वर्ल्ड स्पीशीज इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? इसका आंसर है सी ऑप्शन 50%। ये भी याद करने वाला है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, हिंदी वाले देख लो, विश्व की कुल प्रजातियों का लगभग कितना प्रतिशत उष्णकटिबंधीय वर्षाओं पे पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी 50%। ओके, इसमें कुछ भी समझाने वाली जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं। देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ साल भर जो है ज्यादा रेनफॉल होती है, क्लाइमेट वार्म रहता है, ट्रीज बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, बहुत एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है अर्थ की सरफेस का बहुत छोटा हिस्सा कवर करते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की लगभग 50% स्पीशीज जो है यहीं पे पाई जाती हैं। ओके, इजी था, ध्यान रखना ये चीजें, कंफ्यूज हो जाते हो, ये फैक्ट्स हैं, आपको लर्न करके जाने हैं सब। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। लोटिक इकोसिस्टम रेफर टू, मैंने बताया था लोटिक का मतलब जहां वाटर फ्लो हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, रिवर और स्ट्रीम्स। ठीक है, हिंदी वाले भी देख लो, लोटिक परिस्थितिकी तंत्र से क्या तात्पर्य है? नदियां और नालों जैसे प्रवाहित जल निकाय, जहां पे वाटर फ्लो करता रहता है, लोटिक। ओके, अब लोटिक का ही उल्टा कर देंगे हम, तो लोटिक का उल्टा होता है लेंटिक। लेंटिक इकोसिस्टम वो होते हैं जहाँ पे स्टैंडिंग या फिर स्टिल वाटर बॉडी होती है, जैसे कि लेक्स और पॉन्ड्स। ओके, तो लोटिक और लेंटिक में डिफरेंस पता होना चाहिए। 59, लेंटिक परिस्थितिकी तंत्र से क्या तात्पर्य है? तालाबों और झीलों जैसे स्थिर अचल जल निकाय। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन है लोटिक और लेंटिक की, ये याद रखनी है आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। कोरल रीफ्स आर मोस्टली कॉमनली फाउंड, कोरल रीफ्स जो है हमें कहाँ मिलती हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन करेक्ट जो है वो है वार्म शैलो ट्रॉपिकल वाटर्स। ठीक है, हिंदी वाले भी देख लेंगे। प्रवाल भित्तियां आमतौर पर कहाँ पाई जाती हैं? तो ये गर्म उथले उष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब समझते हैं कि क्या हुआ है, कोरल रीफ क्या होती है ये समझो पहले। देखो, कोरल रीफ जो है समुद्र के अंदर बनी हुई कलरफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं ये। ठीक है, रॉक्स नहीं होते, इनको बोला जाता है कोरल पॉलिप्स। ठीक है, छोटे लिविंग एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे लिविंग एनिमल जुड़ के रहते हैं, उन्हें हम कोरल रीफ्स कहते हैं। अगर यहाँ पर कोई फोटो नहीं होगी, मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखा सकती हूँ, कोरल रीफ्स की मिल जाएंगी, थोड़ा सा आप देखोगे तो। हाँ देखो, ऐसे कुछ होते हैं, दिख रहे हैं कोरल रीफ्स, ये सब ये कोरल रीफ्स होते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं हमें? वार्म शैलो ट्रॉपिकल वाटर में। इनको सरवाइव करने के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं, सनलाइट, क्लीन वाटर और वार्म टेम्परेचर। इसी वजह से जो है ये वार्म और शैलो ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, शैलो वाटर का मतलब याद रखना, वो होता है कम गहरा पानी। ठीक है, जहां सनलाइट आसानी से पहुंच पाए। ओके, ध्यान रखोगे ये चीज।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट फैक्ट याद रखने हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 61, मैंग्रोव इकोसिस्टम आर टिपिकली फाउंड इन इंटरटाइडल जोन्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कोस्ट। अब देखो ये सारे क्वेश्चंस याद करके जाना, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। मैं इसमें आपको फिर भी समझा देती हूँ अगर आपको लग रहा है कि इसमें समझने की जरूरत है। मैंग्रोव देखो ये बेसिकली ना ऐसी जगह पर ग्रो होते हैं जो हमने अभी पढ़ा भी था, थोड़ा सलाइन कोस्टल जोन हो जहाँ पे, ठीक है। तो ये वहां पे ग्रो होते हैं, इसलिए इसका आंसर यही है, इंटरटाइडल जोन, यानी कि जहां पे टाइड्स आके टकराती हैं। ओके, वो क्वेश्चन 62 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 62 हमसे पूछ रहा है, डेजर्ट इकोसिस्टम आर कैरेक्टराइज्ड बाय मेनली। डेजर्ट देखो, डेजर्ट के नाम से पता लग रहा है हाई रेनफॉल नहीं होती डेजर्ट में, हमें पता है, ठीक है। आइस बिल्कुल नहीं होती, हाई ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन हमें यहाँ पे ऑप्शन जो है सबसे एक्यूरेट दिख रहा है, लो रेनफॉल। डेजर्ट में सबसे कम रेनफॉल होती है, एंड स्पार्स वेजिटेशन, यानी कि बहुत कम वहां पे आपको प्लांट्स वगैरह उगे हुए दिखते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट रहेगा। ओके, इजी था। हाई रेनफॉल और डेंस वेजिटेशन तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ध्यान रखना। मैं आपको साथ साथ और भी बता रही हूँ अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और परमानेंट आइस कवर भी नहीं होता है, पोलर रीजन की बात हो रही है, और हाई ह्यूमिडिटी होती है डेजर्ट में, पानी बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे हमें बी ऑप्शन ज्यादा इसके लिए एप्ट लग रहा है। ओके, क्वेश्चन 62, रेगिस्तानी परिस्थितिकी तंत्र की मुख्य विशेषता क्या है, कम वर्षा और शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल विरल वनस्पति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स आर डोमिनेटेड बाय, क्या होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स में, कॉन्फेरस ट्रीज, ग्रासेस विद फ्यू ट्रीज, कोरल ऑर्गेनिजम्स, या फिर मैंग्रोव वेजिटेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रासेस विद फ्यू ट्रीज। अब देखो पहले समझते हैं कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता क्या है, हिंदी वाले भी देख लो। घास के मैदान परिस्थितिकी तंत्र में मुख्य रूप से क्या प्रभावी होता है ग्रासलैंड्स में। ग्रासलैंड एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पे ग्रास यानी कि घास जो है सबसे ज्यादा होती है, लेकिन पेड़ पौधे जो है बहुत कम होते हैं, ठीक है। यहाँ इतने ज्यादा ट्री इसलिए नहीं होते क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल जो है मिनिमम मॉडरेट होती है, एवरेज, ठीक है। कई जगह नेचुरल फायर लगने का डर रहता है यहाँ पर, और ग्रेजिंग एनिमल जैसे कि डियर, बफेलो, ये जो है ये सारे यंग प्लांट्स खा लेते हैं, तो इसी वजह से यहाँ ग्रासेस डोमिनेट करती है, इसलिए इसका आंसर जो है ग्रासेस विद फ्यू ट्रीज है। ओके, कॉन्फिरस ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें पाइन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये माउंटेन एरियाज में हमें जो दिखते हैं वो ट्रीज होते हैं, ठीक है। कोरल ऑर्गेनिजम्स, कोरल रीफ वगैरह हमने पढ़ा था, ये आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम में मिलेंगे। और मैंग्रोव हमने पढ़ा था सलाइन कोस्टल एरियाज के लिए, ठीक है। कुछ वृक्षों के साथ घास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 64, wetlands are valuable ecosystem primarily because they act as natural water filters and flood buffers। इसका आंसर है बी पार्ट। देखो और ऑप्शंस को ना डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करा करो। अब देखो वेटलैंड्स की बात हो रही है, वेटलैंड्स क्या होते हैं पहले ये समझो। वेटलैंड्स वो एरिया होते हैं जहां जमीन पूरी या कुछ समय के लिए पानी से ढकी रहती है, ठीक है। जैसे कि कहीं पे बाढ़ वाढ़ आ जाए या पानी रुक गया तो वो सब वेटलैंड्स होते हैं। तो ये क्या है, नेचर का नेचुरल फिल्टर भी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये पानी से जो है डर्ट, सेडिमेंट और कुछ पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर करने में मदद करते हैं। साथ ही हैवी रेनफॉल के टाइम ये एक्स्ट्रा पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे फ्लड का रिस्क जो है कम हो जाता है, ठीक है। अब देखो वेटलैंड्स की बात हो रही है तो बायोडाइवर्सिटी तो होगी वहां ऑब्वियसली, तो इसलिए ऑप्शन एक नहीं होगा। ओनली सपोर्ट डेजर्ट स्पीशीज, वेटलैंड्स डेजर्ट स्पीशीज, कोई तुक नहीं बन रहा, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूट टू डेजर्टिफिकेशन, नहीं, जब हमने बात ही कर ली कि वेटलैंड वो होती है जहां पे पानी खड़ा रहता है, तो इसलिए ये नहीं आ सकता, तो इसलिए हमने ऑप्शन बी करा है। ओके, तो थोड़ा सा ना ऑप्शंस को एलिमिनेट करा करो। ओके, 64 यहाँ पे भी देख लेंगे, आर्द्र भूमियां मुख्य रूप से मूल्यवान परिस्थितिकी तंत्र क्यों है, वह प्राकृतिक जल फिल्टर और बाढ़ बफर के रूप में कार्य करती है, ठीक है। इससे जो है बाढ़ आने के खतरा कम हो जाता है, साथ ही साथ ये नेचुरल ग्राउंड वाटर फिलर की तरह काम करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, विच इकोसिस्टम टाइप शोज द ग्रेटेस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। अभी मैंने बताया था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 50% स्पीशीज हमने पढ़ा था अभी, ठीक है।
पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रजाति विविधता किस परिस्थिति तंत्र में दिखाई देती है? तो बी ऑप्शन। ओके। एन एस्ट्यूरी इज फॉर्म्ड वेयर अ रिवर मीट्स द सी, हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था, इस यूनिट का पहला क्वेश्चन जब स्टार्ट करा था। ओके। ज्वारमुख कहाँ बनता है? तो जहां पे एक नदी समुद्र से मिलती है, हमने अभी बात करी थी ना। ठीक है। क्वेश्चन 67, प्लैंक्टन दैट ड्रिफ्ट पैसिवली विद वाटर करंट्स एंड कैन नॉट स्विम अगेंस्ट देम। देखो, फिश और डॉल्फिन प्लैंक्टन्स नहीं होते, ये क्या होते हैं? नेक्टन, हमने पढ़ा था, जो वाटर के करंट के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। क्रैब्स और क्लैम्स बॉटम पे रहते हैं, कोरल्स तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी, फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन। ये एनिमल्स होते हैं और ये प्लांट्स होते हैं, और ये ऐसे होते हैं जो पानी के करंट के साथ ही फ्लो कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट नहीं। ओके, ध्यान रखोगे। अभी हमने पढ़ा था ये सब जब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था। वह पलवक जो जल धाराओं के साथ निष्क्रिय रूप से बहते हैं और उनके विरुद्ध तैर नहीं सकते, उनमें क्या शामिल है? फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। ओके। क्वेश्चन 68 देखेंगे। माउंटेन इकोसिस्टम आर कैरेक्टराइज्ड बाय। माउंटेन इकोसिस्टम देखो क्या होते हैं, यहाँ पे ना बहुत अलग तरह की वेजिटेशन होती है, और क्लाइमेट जो है हाई ऑल्टीट्यूड वाला होता है, यहाँ पे वेदर बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हमें पता ही लग रहा है, एट ऑल्टीट्यूडनल जोनेशन ऑफ वेजिटेशन क्लाइमेट। देखो, यूनिफॉर्म क्लाइमेट थ्रू आउट तो हो ही नहीं सकता, माउंटेन्स में एक ही क्लाइमेट नहीं रहता है ना, तो ए ऑप्शन नहीं है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी नहीं होता, माउंटेन्स वगैरह पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन दिखता है हमें, और ओनली मरीन स्पीशीज भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मरीन का मतलब हो गया एक्वाटिक, तो इसलिए बी ऑप्शन। ठीक है। तो ये हिंट्स वगैरह याद रखो, ऑल्टीट्यूडनल की बात हो रही है और माउंटेन्स पे ऑल्टीट्यूड हाई होता है, तो इसलिए बी कर दिया। ऐसे याद रखो चीजें तो ज्यादा याद रहेंगी। ठीक है। पर्वतीय परिस्थितिकी तंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आ गया ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई के अनुसार वनस्पति और जलवायु का क्षेत्रीकरण। ठीक है। क्वेश्चन 69, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ बायोम। अब बायोम क्या होता है? देखो, बायोम ना एक ऐसी इकोलॉजिकल कम्युनिटी होती है जहाँ का एक पर्टिकुलर क्लाइमेट होता है, एक वेजिटेशन टाइप होता है प्रॉपर। ठीक है। तो उसको हम बायोम कहते हैं। तो इसका आपको डेफिनेशन याद रखनी है, अ लार्ज ज्योग्राफिक एरिया या रीजन विद अ कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट एंड कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लाइमेट होता है, पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, पर्टिकुलर वेजिटेशन होते हैं, इसे हम बायोम कहते हैं। ठीक है। ऑलराइट। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम का सबसे अच्छा वर्णन है? तो एक विशिष्ट जलवायु और जीवों के समुदाय वाला बड़ा भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 पे मूव करते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स इंक्लूड, हमने फ्रेश वाटर अभी पढ़े थे, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। वेरी इजी। ओके। हिंदी वाले भी देख लो, मीठे पानी के परिस्थितिकी तंत्र में शामिल हैं नदियां, झीलें और तालाब। ओके। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैन मेड, यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। वेरी इजी। देखो, मैन मेड इकोसिस्टम क्या होते हैं? जहां पे हम लोगों ने अपने हिसाब से चीजें बना रखी हैं। ओके। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं हो सकते। ओके। ना कोरल रीफ, डेजर्ट, ये सब तो नहीं है मैन मेड। एग्रीकल्चरल क्रॉपलैंड हम अपने हिसाब से वहां पे उगाते हैं चीजें, तो वो हो गया मैन मेड। एक बार फिर से समझ लो, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है। देखो, आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जो इंसान बनाता है और मैनेज करता है। इसमें प्लांट, एनिमल कुछ भी हो सकते हैं, इनकी ग्रोथ और मेंटेनेंस जो है ह्यूमन कंट्रोल करते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, एग्रीकल्चरल क्रॉपलैंड, यहाँ फसल उगाई जाती है, सिंचाई करते हैं, बीज बोते हैं, तो ये सब ह्यूमन का काम है। इसलिए यहाँ पे आंसर है बी, दैट इज एग्रीकल्चरल क्रॉपलैंड। ओके। हिंदी वाले देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कृषि भूमि। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 72। इन मरीन इकोसिस्टम द जोन रिसीविंग सनलाइट एंड सपोर्टिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड यूफोटिक जोन। ठीक है। मैं आपको सारे जोन्स बता देती हूँ क्या होते हैं। देखो, यूफोटिक जोन समुद्र के ऊपर वाला हिस्सा होता है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंचती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ सनलाइट होती है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस हो सकता है यहाँ पे आपको जो है फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और कई सारे एक्वाटिक प्लांट्स मिल जाएंगे। ठीक है। इफोटिक जोन क्या होता है? इफोटिक का मतलब होता है विदाउट लाइट। ठीक है। इस जोन में सनलाइट नहीं पहुंचती बिल्कुल भी।
फिर आता है बेंथिक जोन। बेंथिक जोन समुद्र की बॉटम सरफेस को कहते हैं, बिल्कुल सी फ्लोर को। ओके। और फिर आता है एबिजल जोन। एबिजल जोन जो है समुद्र का बहुत गहरा और अंधेरा हिस्सा होता है। यहाँ सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुंचती, इसलिए फोटोसिंथेसिस इम्पॉसिबल है। ओके, तो ध्यान रखना ये चीज। हिंदी वाले भी देख लो। समुद्री परिस्थितिकी तंत्र में सूर्य प्रकाश प्राप्त करने वाले और प्रकाश संचलन का समर्थन करने वाले क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है प्रकाशी क्षेत्र। नाम से ही पता लग रहा है, प्रकाश, प्रकाशी। ठीक है, समझ आ गया। देखो, अप्रकाशी वो होता है जहां सनलाइट नहीं होती। तल क्षेत्र सी का फ्लोर हो गया। और एबिसल यानी कि रसातल क्षेत्र वो होता है जो बहुत डीप डार्क पार्ट होता है सी का या ओशियन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। टूंड्रा इकोसिस्टम आर फाउंड इन रीजन्स कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली कोल्ड विद परमाफ्रोस्ट। अब देखो, ये याद करने वाली चीज है, इसमें कुछ भी समझना। टूंड्रा बायोम्स ना बेसिकली पोलर जो होते हैं वहां पे मिलते हैं, पोलर इकोसिस्टम्स वगैरह में। ओके, इसका आंसर है स्थायी हिमजल के साथ अत्यंत ठंडी जलवायु वाले। ठीक है, टूंड्रा वेजिटेशन एक टाइप की वेजिटेशन होती है। ऐसे प्लांट्स, ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो बेसिकली माउंटेन्स वगैरह में उगाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। रिवरीन इकोसिस्टम आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन मेनली बिकॉज दे प्रोवाइड। अब देखो, रिवर से हमें क्या मिलता है? रिक्रिएशनल वैल्यू रिवर में नहीं, ओनली मिनरल रिसोर्सेज, नो इकोलॉजिकल, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्ट। बहुत जनरल क्वेश्चन है ये। ओके, नदीय पारिस्थितिकी तंत्र मनुष्यों के लिए क्या मुख्यात क्या महत्वपूर्ण है? पीने का पानी मिलता है, सिंचाई के लिए और परिवहन प्रदान करने के लिए। ठीक है, बीच इकोसिस्टम एक्ट्स एज अ नेचुरल नर्सरी फॉर मेनी मरीन फिश स्पीसीज। देखो, मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव क्यों कर रहा है हमने? याद है ना, हमने पढ़ा था कि मैंग्रोव कहाँ पे होता है, सॉल्ट वाला जो हमने पढ़ा था। ओके, तो वही, इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। और मरीन फिश वगैरह जो होती हैं, छोटी छोटी फिशेस, उनके लिए बहुत ज्यादा काम आता है। ओके, तो देखो, ये हो गए हमारे यूनिट 3 के भी क्वेश्चंस कंप्लीट। हिंदी वाले भी देख लो। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा परिस्थितिकी तंत्र कई समुद्री मछली प्रजातियों के लिए प्राकृतिक नर्सरी का कार्य करता है? तो इसका आंसर हो गया आपका मैंग्रोव 1। ओके, अब ये हमने यूनिट 3 के भी जो क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लिए हैं। तो याद रखना, हमने ऑलरेडी 75 क्वेश्चंस कर लिए। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो आपको याद करने की ज़रूरत है। ओके, तो जो क्वेश्चंस याद करने की ज़रूरत है, प्लीज़ पीडीएफ परचेज कर लेना मेरे से। बहुत कम अमाउंट के लिए मैं पीडीएफ दे रही हूँ। परचेज करके खुद क्वेश्चन को 2-4 बार करोगे तो समझ आएगा। ओके, नीचे आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे टेक्स्ट करके आप पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो। और खुद जो है 2-4 बार क्वेश्चंस को पढ़ो, खुद करके देखो तो ज़्यादा समझ आएगा। ओके, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। नीचे आपको कमेंट करना है नंबर 4, फिर हम यूनिट 4 डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।